नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने प्राचीन इतिहास से संबंधित कई टॉपिक पर चर्चा किया है। आप लोगों ने काफ़ी उत्साहवर्धन भी किया, काफ़ी सकारात्मक कमेंट भी देखने के लिए मिले। जब आप हमारा वीडियो देखते हैं और उस ढंग से कमेंट करते हैं तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है और हम और बेहतर करने के लिए अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही एक नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। वह है गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि किस तरह से मौर्य सम्राट ने या मौर्य शासकों ने भारत को राजनीतिक ढंग से एक कर दिया और संपूर्ण भारत के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रों में भी शासन किया। जब मौर्य वंश का पतन हुआ, उसके बाद भारत पुनः छोटे छोटे खंडों में विभक्त हुआ, जहां छोटे छोटे शासक अपनी उपस्थिति दर्ज किए थे। एक बार पुनः मौर्य वंश का जो अखंड भारत का तस्वीर दिख रहा था, वह हमें गुप्त काल में देखने के लिए मिला। अगर हम गुप्त काल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं एक बात आपको और बता दूं कि गुप्त साम्राज्य का शुरुआत 3री शताब्दी के चौथे दशक अर्थात 240 ईस्वी में हुआ था और इसका शुरुआत करने वाले श्रीगुप्त थे। हालांकि गुप्त वंश के बारे में जानकारी हमें वायु पुराण से मिलता है। गुप्त राजवंश या गुप्त शासक के बारे में इतिहास में कुछ अलग अलग ढंग की बातें भी है। जैसे गुप्त शासक शूद्र थे, गुप्त शासक वैश्य थे। हालांकि कुछ गुप्त शासक तो अपने आप को क्षत्रिय भी कहते हैं, जबकि कुछ जगहों पर यह भी देखा गया कि गुप्त शासक को ब्राह्मण बताया गया है। इस तरह से अगर हम देखें तो इतिहासकारों के बीच मतभेद बना हुआ है। फाइनली बात वैश्य में आकर के एक रूप लेता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी कि अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि गुप्त शासक वैश्य थे। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल भी कहलाता है। हालांकि किस क्षेत्र में स्वर्ण काल कहलाता है, इसकी चर्चा हम आगे करते हुए बढ़ेंगे। उस समय आपको और बेहतर ढंग से पता चलेगा। अगर हम बात करें तो गुप्त शासकों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और अगर गुप्त शासन की शुरुआत की बात करें तो वह क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहा है। अगर खास करके बात करें तो वह प्रयाग के निकट कौशाम्बी का क्षेत्र रहा है, जहां गुप्त शासक का उदय हुआ या गुप्तों का उदय हुआ है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे।
जिनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी का माना जाता है। हालांकि श्रीगुप्त अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, जब इतिहास को हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी के अंदर काम करने वाले थे या किसी के अंदर के सामंत थे। इतिहास में ऐसा वर्णन किया गया है कि यह स्वतंत्र शासक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं किए थे। अगर मैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत बात करूं तो इन्हें आदिराज की उपाधि दी गई थी या इन्होंने आदिराज की उपाधि धारण की। एक बार पुनः सुनेंगे। गुप्त काल 240 से 550 ईस्वी तक का काल माना जाता है। इसके संस्थापक श्री गुप्त थे, जिनका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक का रहा है। श्री गुप्त जो गुप्त वंश के संस्थापक हैं, इन्हें आदिराज के नाम से भी जाना जाता है। इनके सत्ता के बाद जब इनका उत्तराधिकारी घटोत्कच गद्दी पर बैठते हैं तो इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महाराज की उपाधि भी जो उस समय दी जाती थी वह स्वतंत्र शासकों को नहीं दी जाती थी। इसलिए इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि श्रीगुप्त और घटोत्कच स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि किसी के अंदर के सामंत थे। उसके बाद अगर बात किया जाए तो घटोत्कच का अगर काल हम देखते हैं तो वह 280 से 319 ईस्वी का काल है और इनका साम्राज्य विस्तार अगर देखा जाए तो वह संभवतः मगध तक सीमित था। दोस्तों, घटोत्कच के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जिनका शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी का माना जाता है। इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका इतिहास मोड़ लेना शुरू कर देता है और यहीं से सवाल पूछना भी शुरू करता है। तो मैं आपको बताऊं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश के शासक हैं, वह गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं, तो वह श्रीगुप्त होगा, जबकि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन हैं, तो वह चंद्रगुप्त प्रथम होगा। चंद्रगुप्त प्रथम को हम देखने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और यहीं से माना जाता है कि यह स्वतंत्र शासक के रूप में उपस्थित हुए। इसलिए वास्तविक संस्थापक भी जो माना जाता है वह चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया और अपना साम्राज्य विस्तार वैशाली तक कर लिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही हर्यक वंश को पढ़ रहे थे, उस समय भी हमने आपसे चर्चा किया था कि किस ढंग से शासक अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध को आधार बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार की स्थिति हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें आप दो तीन बात याद रख सकते हैं। पहला, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, साथ ही साथ लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया और दोस्तों गुप्त संवत 319 ईस्वी में इन्होंने चलाया, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको याद हो,
हम जब सिक्का के बारे में पढ़ा रहे थे उस समय भी हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा विवाह प्रकार का सिक्का चलाया गया, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम का और उनकी पत्नी कुमार देवी का चित्र अंकित किया हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसे समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहक के पद पर कार्य करने वाले हरिसेन ने लिखा था, उससे हमें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक बार पुनः ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वह समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जिसे हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे, उनके द्वारा लिखा गया था और उसी में चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें मिलता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना, जिनका शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी का कार्यकाल रहा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान सम्राट या महान शासक के रूप में उपस्थित हुए। यह काफी विद्वान और सैन्य शक्ति से काफी बेहतर सेनापति कहिए या राजा कहिए, यह साबित हुए। इसलिए इनके बारे में जब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं, जिन्होंने इसे अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में नेपोलियन की उपाधि दी थी। उपाधि देने का भी मुख्य कारण है दोस्तों, इन्होंने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 राज्यों या 9 शासकों को पराजित किया, जबकि दक्षिणावर्त अर्थात दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी के अंतर्गत ये जो विंसेंट स्मिथ हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक में इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हें अश्वमेधकर्ता के रूप में जाना जाता है। अश्वमेधकर्ता इन्हें इसलिए कहा गया कि इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार में अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इन्हें कविराज भी कहा जाता है। इन्हें कविराज इसलिए कहा जाता है कि यह बेहतर कवि थे, बहुत ही बेहतर कवि थे। इनकी कविता का जो अंदाज था वह काफ़ी बेहतर था, इसलिए इन्हें कविराज भी कहता है। और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया था। दोस्तों, पुनः अगर हम बात करें, जब हम आपको सिक्का पढ़ा रहे थे उस समय भी हमने आपको बताया कि समुद्रगुप्त ने बिना वादन प्रकार का सिक्का चलाया था, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि यह संगीत प्रेमी थे। इन्होंने अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाया, साथ ही साथ इन्होंने गरुड़ प्रकार का सिक्का भी चलाया था। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि कैसे ये जो है सो गुप्त सम्राट या गुप्त शासक भारत को एकताबद्ध कहिए, राजनीतिक रूप से एकताबद्ध करने का कार्य किया है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र, एक का नाम रामगुप्त है जबकि द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय है। अगर हम रामगुप्त की बात करें तो यह काफी कमजोर और कायर शासक था। इसके शासन काल में जब शकों का आक्रमण हुआ तो इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी, जिसे ध्रुव स्वामिनी के नाम से भी भारतीय इतिहास के अंतर्गत जाना जाता है, इसने अपनी पत्नी को शकाधिपति यानी शक शासक को सौंप दिया। जब इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो यह भेष बदलकर शक भवन में जाते हैं और शकाधिपति यानी कि शक राजा को मार डालता है और वहां से ध्रुव स्वामिनी को ले आते हैं। वहां से ध्रुव स्वामिनी को लाने के बाद
पुनः उन्होंने रामगुप्त को भी मार डाला और ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी से शादी कर लिया। तो इसलिए यहाँ से सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाते, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि रामगुप्त के समय में ही जो है शकों का आक्रमण हुआ था, जबकि पराजित होने की स्थिति में उन्होंने अपनी पत्नी को शकाधिपति या शक राजा को दे दिया था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने छुड़ा करके लाया और अपने भाई रामगुप्त को मार डाला और इनसे ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से शादी कर लिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो आ रहा है वह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी माना जाता है। दोस्तों, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया, जहां से काफी सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने भी अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु वैवाहिक संबंध को आधार बनाया। उस ढंग से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय नागवंश की राज्य कन्या या राजकुमारी कुबेर नाग से शादी किया, जिससे एक पुत्री प्रभावती गुप्त का जन्म हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। हमने यहाँ पर बताया कि वैवाहिक संबंध नागवंश की कन्या कुबेर नाग से इन्होंने खुद शादी किया, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शादी किया, जबकि प्रभावती गुप्त जो उनकी पुत्री थी और कुबेर नाग से शादी के बाद इसका जन्म हुआ था, इसकी शादी उन्होंने बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया और अपने पुत्र कुमार गुप्त की शादी उन्होंने कदम्ब राजवंश से कर दिया। एक बार दोस्तों पुनः आप देखेंगे, हमने आपको बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु वैवाहिक संबंध को आधार बनाया। वैवाहिक संबंध के अंतर्गत ही उन्होंने नागवंश की कन्या कुबेर नाग से खुद शादी किया और जिससे उनको एक पुत्री प्रभावती गुप्त प्राप्त हुई और इसी प्रभावती गुप्त की शादी उन्होंने बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया, जबकि अपने पुत्र कुमार गुप्त का शादी उन्होंने कदम्ब राजवंश से कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कन्या प्रभावती गुप्त का शादी जो बकाटक नरेश से किया है वह शकों से बचने के लिए किया था। चूंकि शक जो है सो गुजरात और मालवा के क्षेत्र पर राज्य कर रहे थे, वैसी स्थिति में दक्कन का क्षेत्र जो पड़ता है, जहां के शासक बकाटक नरेश थे, उनसे अपनी बेटी का शादी कर देने के बाद वहां से उन्होंने रिश्ता को मजबूत कर लिया और शकों को पराजित करने में उन्हें सफलता मिली थी। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी का संबंध बनाते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। दोस्तों, ठीक उसी तरह से जब शक को पराजित किया, यानी कि गुजरात और मालवा का क्षेत्र जो था जहाँ पर शक अपने आप को स्थापित किए हुए थे, जब वहाँ से उन्होंने उसे खदेड़ दिया, तब वैसी स्थिति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। इससे पहले हमने आपको बताया था कि उज्जैन से पहले गुप्त शासकों के द्वारा पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को उसने अपना राजधानी बनाया था। उसके बाद देखते हैं कि चीनी यात्री फाहियान का आगमन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ एवं इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनसे एकदम सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे। एक बार फिर से आप ध्यान देंगे कि अगर आपको इनके बारे में पूछा जाएगा, श्री गुप्त के बारे में, तो केवल यह पूछा जाएगा कि ये गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं, तो श्री गुप्त हैं। उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो उन्होंने आदिराज की उपाधि धारण की थी। अगर पूछा जाएगा तो यही 2 सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आपको घटोत्कच के बारे में पूछा जा सकता है कि उसने कौन सा उपाधि धारण किया, तो महाराज की उपाधि धारण किया। और सबसे महत्वपूर्ण आपको चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। यही एक ऐसे पॉइंट हैं जहां से ज्यादा सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, जहां से ज्यादा सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एक बार पुनः हम चलते हैं कि चीनी यात्री फाहियान का आगमन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था और इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहते थे, जैसे कालिदास, धनवंतरी, बराहमिहिर, घटककर, बेताल भट्ट, छपनक, अमर सिंह, शंकु और बर्रुचि। उसके बाद हम देखते हैं कि विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात जब कुमारगुप्त प्रथम यानी उनके उत्तराधिकारी हुए और राजा बनते हैं, तब इनका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी का माना जाता है और इस पर सबसे पहले हुनों का हमला हुआ था। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, सवाल पूछा जाता है कि हुनों का हमला सर्वप्रथम गुप्त काल में किसके शासनकाल में हुआ था, तो वह कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय भी कुमारगुप्त प्रथम को जाता है, जबकि इनके द्वारा मयूर शैली का सिक्का चलाया गया था। दोस्तों एक बार मैं सिक्का के बारे में आपको पुनः बता दूं कि सिक्का के नाम से एक अलग सा टॉपिक बना हुआ है। उस वीडियो में तमाम प्रकार के सिक्का के बारे में हमने जानकारी को दे रखा है, उसे आप देख लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके द्वारा मयूर शैली का सिक्का चलाया गया है और कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुए, जो 455 से 467 ईस्वी तक उन्होंने अपना शासन किया और इनके द्वारा अगर देखा जाए तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया। दोस्तों जिस समय जब स्कंदगुप्त का शासन चल रहा था उस समय काफ़ी बारिश हुई जिसके कारण इसका बांध टूटा और सुदर्शन झील से काफ़ी पानी बहा और काफ़ी जो है सो क्षेत्रों का नुकसान हुआ। इसलिए उस समय जो पत्थरों से उसे पुनः स्थापित किया गया वह स्कंदगुप्त के काल में ही किया गया और इन्हीं के द्वारा करवाया गया था और हुनों को पराजित जो किया गया है स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि गुप्त काल में हुनों का आगमन सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था, तो वह कुमारगुप्त के काल में हुआ था, कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुआ था, इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों और भी शासक हुए लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हुए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उन पर नहीं जाकर के सीधा भानुगुप्त पर आते हैं, जिनका शासनकाल 496 से 530 ईस्वी पड़ता है। इसमें हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। अगर आप हमारा अभिलेख से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसमें हमने तमाम प्रकार के अभिलेख के बारे में चर्चा किया है। उसी में हमने बताया कि भानुगुप्त का एक एरन अभिलेख है। सबसे पहले भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट में विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ, जिसका कार्यकाल 540 से 550 रहा है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य की स्थिति जो देख रहे हैं वह 240 से शुरू हुआ और 550 ईस्वी में समाप्त हो गया। इसलिए एक बार पुनः आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से प्राप्त होता है। यह इसका उत्थान जो हुआ है या उदय जो हुआ है वह 30वीं शताब्दी के चौथे दशक अर्थात 240 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, बिहार या खास करके बात करें तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ है। इसमें राजधानी अगर हम देखते हैं तो वह पाटलिपुत्र बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हो गए, जिन्होंने आदिराज की उपाधि धारण की। उसके उत्तराधिकारी घटोत्कच हुए, जिसने महाराज की उपाधि धारण किया। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम को देखते हैं, जो चंद्रगुप्त प्रथम है, वह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया है। उसके बाद अगर हम देखें समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया है, अश्वमेधकर्ता कहलाते हैं, कविराज के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को देखते हैं, जो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के शासनकाल में आया था। उसके बाद इनके दरबार में ही नवरत्न आए रहते थे। पुनः हम कुमारगुप्त को देखते हैं, स्कंदगुप्त को देखते हैं, भानुगुप्त को देखते हैं। इस ढंग से हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य में इस प्रकार के शासक हुए थे, जिन्होंने भारत को अखंड बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दोस्तों दूसरे वीडियो में हम इनका प्रशासनिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों को देखेंगे। चलिए, थैंक यू।